जी, शांति भट्ट जी, प्रवासियों के सम्मेलन को लेकर आप क्या कहेंगे कि ये भी एक कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा? सरकार कोशिश कर रही है, केवल मुख्यमंत्री नजर आते हैं, अन्य मंत्री तो निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। देखिए जयवीर भाई, ये वो जुमलेबाज भाजपा है। जब इससे पहले लोकसभा चुनाव थे तो इन्वेस्टर समिट के नाम पर 350 करोड़ रुपए किसी गुजराती को काम दिया, इन्वेस्ट 1 रुपए का नहीं हुआ, वो 350 करोड़ रुपए लेके भाग गया। उससे पहले टिहरी झील में एक इन्वेस्टर समिट के लिए पूरे विश्व से व्यापारियों को बुलाने की बात कही थी, वो भी टाई टाई फिस हुआ। उस समय पर 19 के चुनाव थे। सब जानते हैं कि भाजपा झूठ बोलने में नंबर 1 है। उसी तरीके से अभी निकाय चुनाव आए तो अब प्रवासियों की चिंता हो गई कि प्रवासी यहाँ आए, इन्वेस्ट करें। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि चुनाव के समय भी आपको यह याद क्यों आता है? 25 साल हो गए इस राज्य को बने, प्रवासियों की याद अब क्यों आई? और आप ये बताइए कि आपने उत्तराखंड में जो रह रहे हैं मूल निवासी, उनके लिए क्या किया? अरे भाई, यहाँ राज्य 64 लाख लोगों के लिए मांगा था, आपने 85 लाख लोगों की जनसंख्या का राज्य हमको दे दिया। हम बड़े खुश रहे कि आपने उन भाइयों को भी हमसे हमारे साथ जोड़ दिया जो उत्तराखंड में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, मगर आपने उनके हक हकूक को भी छीनते हुए 1,35,00,000 जनसंख्या होगी। आज गुरुकुल नारसन का आदमी जो 100 बीघे का मालिक था, वो बेचारा 5 बीघे में सिमट के रह गया। उसके अधिकार बहाल क्यों नहीं कर रहे? यहाँ का पहाड़ी कह रहा है, वो चाहे गुरुकुल नारसन का हो चाहे बद्रीनाथ का, कि यहाँ सख्त भू कानून की जरूरत है, हमारे जमीन बचाने की जरूरत है। आप कर क्या रहे हो? केवल धूल झोंकना आंख में, और चुनाव के टाइम पे कर्जा लेके घी खाना और फिर जनता को कर्ज में डुबाना। जयवीर भाई, किसी भी राज्य को चलाने के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर कर्ज लेके अपना घर भरना ये बहुत घातक है, देश की जनता के साथ धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं, जड़ी बूटी रामदेव बेचेगा, इंडस्ट्री में जो है कब्जा बाहर वालों का होगा, संपदाएं खरीदेंगे बाहर वाले। जब हमारे पास अपना कुछ रहेगा ही नहीं तो ये 1 लाख करोड़ का कर्जा हम देंगे कहां से? भाजपा ये बताती क्यों नहीं है कि इन 25 सालों में हमने उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए यदि 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है तो 10 लाख करोड़ रुपए की आमदनी के ये स्रोत हमने खड़े करे। अरे आपने हॉस्पिटल बंद कर दिए, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए, संपदा बाहर वालों को बेच दी, तो अब ये बताइए ये कर्जा उतरेगा कैसे? और अगर पूंजीपतियों के हाथ में राज्य दे दोगे तो हम तो फिर बड़ियों के गुलाम हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हालात हमारे बन जाएंगे। ये पढ़ा लिखा देश है, उत्तराखंड का हर जनमानस पढ़ा लिखा है, वो जान रहा है कि ये व्यापारी हैं, इन्हें सिर्फ बेचना आता है। और जनता सवाल ना खड़ा करे, हिंदू मुस्लिम कर दो, जनता इनको ज्यादा परेशान करे तो 5 किलो राशन दे दो, इससे राज्य नहीं चलते। इससे क्षणिक लाभ तो तुम दे दोगे, मगर इसके दीर्घकालिक नुकसान ये होंगे कि जिस दिन जनता सड़कों पे उतरेगी तो श्रीलंका बांग्लादेश उदाहरण है। जनता सड़कों पे उतर गई तो नेता बोलना भूल जाएंगे, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान। ये बात भी समझनी चाहिए। और अगर हमको 1,000 करोड़ का मार्केट से लोन लेने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट बाहर क्यों है? ये 40-40, 1.5 करोड़ की गाड़ियों में क्यों घूम रहे, और ये चुनाव में कैसे पैसा बांट रहे हैं? आप जाकर देखिए ऋषिकेश में क्या हाल कर रखा है, देहरादून में क्या हाल कर रखा है। तो अगर राज्य कर्ज में है तो इनके नेताओं की तो पैंट फटी होनी चाहिए थी, कुर्ते फटे होने चाहिए थे, दिखना चाहिए था कि राज्य गरीब राज्य का नेता है। अरे खुद तो तुम 50-50 करोड़ की कोठियां बनाओ, 100-100 करोड़ के होटल के मालिक हो गए, हजारों करोड़ की संपदा आपने खरीद ली। आपका कोई पार्षद अगर गरीब है तो बता दो। तो फिर ये पैसा हमारा लूट कर हम पे ही कर्जा अगर डालने की नीति भाजपा की है तो इसके गंभीर परिणाम भुगते जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है, संसाधनों को बेच दो, सवाल जनता करे तो 5 किलो राशन में उलझा दो, उस पर भी यदि सवाल करे तो हिंदू मुस्लिम कर दो, और अगर ज्यादा सवाल हो तो इस्लाम हिंदू खतरे में आ गया, ऐसे बोलकर आप बहुत लंबे समय तक सत्ता नहीं चला सकते हो। कांग्रेस ने 60 साल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश को गुमराह किया, उसका परिणाम आज कांग्रेस खात्मे की ओर है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम से देश को गुमराह कर रही है। इन्होंने तो बताओ कैसे नारे दे रहे,
बटोगे तो कटोगे और खुद बांट रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है तो बताइए, एक देश एक चुनाव की बात करती है तो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ क्यों नहीं कर दिए? खुद राजनीतिक बेईमान है, मगर नारे इनके बड़े सॉलिड है, बटोगे तो कटोगे। तो फिर जब बटोगे कटोगे बात कर रहे हो तो फिर ये जातिगत आरक्षण क्यों देख रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो यहाँ पर ठाकुर ज्यादा है इसको दे दो, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा है इसको दे दो, या हरिजन ज्यादा है इसको दे दो? आप फिर ये क्यों कर रहे हो? आपके नारे आप खुद बदनाम कर रहे हो, आदमी को खुद बांट रहे हो। आज ये स्थिति हो गई है। अरे जयवीर भाई, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक उभरता हुआ सांसद है जो मनुवादियों को जमकर गालियां बकता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये अधिकार किसने दे दिया भारत के संविधान में कि आप एक बहुसंख्यक समाज को अनशन बोलो? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी किसी को गरिया रहे हैं तो उसने भी पकड़ ली लाइन। अब ये जो आपस में झगड़े कराकर भारतीय जनता पार्टी कैसे देश को किस ओर लेके जा रही है, इन सवालों पर राष्ट्रीय पार्टियां बोल नहीं रही है, क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को चिंता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनके इन कारगुजारियों में राज्य कर्ज में डूब रहा है, देश कर्ज में जा रहा है, जनता यहाँ हिंदू मुस्लिम पे लगी है, ठाकुर ब्राह्मण पे लगी है। अब हमारा एक हरिजन भाई जो है सांसद बन गया तो वो अब हमको मनुवादियों के प्रति अनशन बोल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे भाई तुम्हें मनुवादियों से अगर इतनी नफरत है तो अंबेडकर की तरह बन के दिखा दो भाई। अंबेडकर ने तो शिक्षा से डंका जो बजाया, पूरे विश्व में नाम हुआ। अगर मुस्लिमों की बात देखनी है तो अब्दुल कलाम बन के दिखाइए। और अगर मनुवादियों से तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं आपको बता दूं, रामायण वाल्मीकि ने बनाई है, वाल्मीकि ने लिखी है। कहने का मतलब आदि काल में भी अगर कोई विद्वान है तो इन्हीं मनुवादियों ने वाल्मीकि को भी अपना भगवान बनाया, तो तुम ऐसे मनुवादियों का विरोध करोगे? मेरा कहने का मतलब है, अनपढ़ ज्ञानी अज्ञानी निजी स्वार्थ के कारण इस राजनीति में एक दूसरे को गरिया रहे हैं। इसीलिए हमारे देश का बुरा हाल है, राज्य का बुरा हाल है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, भारतीय संविधान के तहत सबके अधिकार संपन्न है। वर्ण व्यवस्था पहले थी, आज नहीं है। आज सब साथ में काम कर रहे हैं। डीएम ऑफिसर है, मुख्यमंत्री जो है हर वर्ग का बन रहा है, डीएम हर वर्ग का बन रहा है। कहां है इस समय नफरत? मगर क्योंकि राजनीति में एक तरफ से नफरत फैलाओ और अपने लोगों की वोट पाओ और उसके बाद देश को गरियाओ, संविधान की ऐसी तैसी करो। ये इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में जनता को भुगतने पड़ेंगे। हम लाख बुराई कर लें कांग्रेस की, मगर कांग्रेस की एक अच्छाई थी, कांग्रेस ने सबको साथ लेकर संविधान के अनुरूप से देश को और राज्य को चलाने की बात करी। इसीलिए देश में बहुत ज्यादा दंगे नहीं हुए। और आज जिस तरह की नफरत हो रही है, इसी नफरत की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को कर्ज में डुबा दिया और आज हम कर्ज में डूबे हुए हैं। त्राहिमाम कर रहे हैं। शिक्षा महंगी होगी, मेडिकल महंगा हो गया, इंडस्ट्रियां बंद होगी, नौकरियां खत्म हो गई और ये चप्पा चप्पा खाजप्पा वाले देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से उखाड़ के नहीं फेंका, देश से उखाड़ के नहीं फेंका, तो एक दिन धर्म की आड़ में देश बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। और इसके जिम्मेदार वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने धर्म और जाति और एक विशेष पार्टी को चुन के भेजा और उनके कारण ही उनके बच्चों के रोजगार छीने, उनके गांव, उनके शहर, उनके राज्य बर्बादी के कगार में गए। एक दिन बात मेरी लोग समझेंगे, जानेंगे। यही कारण है कि मैं आज क्षेत्रीय सोच के साथ संघर्ष कर रहा हूं। ये सोचकर मर जाएंगे, मगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, टीलू रोतेली, हंसा दनाई, बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाओं की सोच को उत्तराखंड में कुंद नहीं होने देंगे। सत्ता मिले ना मिले, मगर हम उत्तराखंडियत के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। कर्जा लेके घी खाने की आदत ना थी हमारी, ना है, ना रहेगी। और ये जो पूंजीपति बैठे हुए हैं सत्ता में, इनकी तरफ से भाड़ में जाए। ये तो अंग्रेजों के भी मुखबिर थे, ये तो आज भी उत्तराखंड बेच के चले जाएंगे और कभी आफत आएगी तो और कहीं भाग जाएंगे लूटने। इनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है और कर्ज की नीति भाजपा की उत्तराखंड की जनता को घातक पड़ेगी। नमस्कार जी नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको दूसरे कार्यक्रम में जाना है तो धन्यवाद आपका। आशीष जी के पास आएंगे, आशीष जी से जान लेते हैं, फिर उमा जी के पास भी आएंगे। देखते हैं, अभी कुछ एक्सपर्ट भी हमने बुला रखे थे लेकिन वो एक्सपर्ट तो अभी तक जुड़े नहीं है, कहीं व्यस्त हो रहे होंगे। आशीष जी, आपने तो सुन लिया उमा सिसोदिया जी को भी और शांति भट्ट जी को भी। ये जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो प्रदेश के हमारे संसाधन है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है कहने के लिए तो।
लेकिन उसका हम सही तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकारें चाह रही हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं चाह रही होंगी कि, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अभी यही सोच रही है कि जो आबकारी नीति है या इस तरीके के जो काम है उन्हीं से राजस्व की वसूली की जाए। वो चीजें भी नहीं चल पा रही हैं अभी। देखिए अभी भट्ट जी ने और उमा जी ने भी कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं, और उन सब बातों से सहमति करते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी ने अभी संविधान और मनुस्मृति दो बात की है। हम कांग्रेस में इस बात को दृढ़ निश्चय रूप से मानते हैं कि देश को संविधान के अनुसार ही चलाया जा सकता है। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सोच के साथ अगर देश को चलाना है तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है कि उसके अनुसार अगर चलेंगे तो सबका हित सुरक्षित होगा, सबका सम्मान होगा। लेकिन और मनुष्य इसलिए बनाया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होता भी है, इसीलिए होता है किसी भी देश का संविधान। जी। को, और दूसरा मनुस्मृति का विरोध करने का एकमात्र कारण है, मनुस्मृति का मूल सिद्धांत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। मनुस्मृति का स्पष्ट सिद्धांत है कि जो कि उसमें आपको देश की वर्तमान में 90%